हर सफल इंसान एक चीज़ करता है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है, प्रॉब्लम्स को तोड़ना। मतलब हर प्रॉब्लम को उसकी सबसे बेसिक लेवल पर समझना और नए तरीके से सॉल्व करना। यही सीक्रेट है जो नेटफ्लिक्स, टेस्ला और अमेज़ॉन जैसे बड़े कंपनीज को सक्सेसफुल बनाती है। आप भी अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हो। बस ये एक स्किल डेवलप करना है। सोच समझकर काम करो और देखो कैसे आपका सफ़र बदल जाता है। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को तोड़कर उनका असली सलूशन ढूंढें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्केल अप की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेटफ्लिक्स के कल्चर के बारे में और डिटेल से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप अपने कल्चर को फुल प्रूफ करेंगे, फुल प्रूफ मतलब कोई चीज़ उसको डैमेज ना कर पाए, कोई चीज़ उसको हार्म ना कर पाए, तो आपका जो कल्चर है वो फुल ऑफ फूल्स हो जाएगा। मतलब बेवकूफ़ों के द्वारा इकट्ठा करा हुआ कल्चर हो जाएगा, मतलब जिसमें सब लोग बेवकूफ़ों की तरह रिएक्ट करेंगे। ये एक हम केस सीरीज़ ले रहे हैं नेटफ्लिक्स की, जिसने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से डेवलप किया। रीड हेस्टिंग्स इसमें मेन पर्सन आते हैं जिन्होंने इस चीज़ पे बहुत बारीकी से काम किया। आज हम लोग उन्हीं की स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कितनी आसानी से हम लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से नेटफ्लिक्स ने जो वीडियो रेंटिंग का बिजनेस था, मतलब पहले डीवीडी हम लोग मेल से ऑर्डर करके मंगाते थे, पोस्ट से मंगाते थे। जब नेटफ्लिक्स आई तो उसने इस बिजनेस को डीवीडी बाय मेल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वीडियो रेंटल कंपनी को ख़त्म कर दिया। नेटफ्लिक्स 1997 में रीड हेस्टिंग ने बनाई थी, उन्होंने को फाउंड की थी, डेवलप भी की थी, साथ ही साथ इसमें सीड फंडिंग भी दी थी, पैसा भी लगाया था जब उन्होंने अपनी कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर को बेचा था $750 मिलियन में। जब रीड हेस्टिंग्स ने ये कंपनी बनाई थी तो सिंपल एक चीज़ के लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई थी कि हम डीवीडी को मेल से भेजेंगे, कोई लेट फीस नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, और अगर डीवीडी खो जाती है तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, दोबारा दूसरी डीवीडी भेज देंगे मेल से। सिंपल चीज़ें उन्होंने क्लियर कट रखी थी नेटफ्लिक्स के बारे में। रीड चाहते थे कि लोगों को अपनी गाड़ी में बैठ के जाके स्टोर से डीवीडी ना लाना पड़े, और उन्होंने इसी एक सिंपल पर्पस को सॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स की शुरुआत की थी। ब्लॉकबस्टर कंपनी ने नेटफ्लिक्स को कॉपी करने के लिए सर्विस बाय सर्विस मैच करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने भी सोचा जैसा नेटफ्लिक्स कर रही है हम भी वैसा ही करेंगे, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और 2010 में जो ब्लॉकबस्टर कंपनी थी उसने बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल किया, कंगाल हो गई कंपनी, क्योंकि उन्होंने बहुत फास्ट मूव नहीं किया था नेटफ्लिक्स की तरह, इसीलिए वो इस बिज़नेस में टिक नहीं पाई। रीड का जो नेटफ्लिक्स था वो बड़ा बोल्ड स्टार्टअप था। तो जिस तरीके से वीडियो रेंटल किया जाता था उस समय तक, वीडियो कैसेट्स को रेंट किया जाता था, ये उसको तो एक तरह से बदल रहा था, उखाड़ के फेंक रहा था पुरानी चीज़ों को। साथ ही साथ रीड की जो आंख थी वो फ्यूचर के ऊपर भी टिकी हुई थी। वो जानते थे कि फ्यूचर खाली इसी चीज़ का नहीं बना हुआ, चीज़ें बदलेंगी तेज़ी से, और इसी चीज़ को रीड हेस्टिंग्स भुनाना चाहते थे। वो चाहते थे फ्यूचर में क्या आ रहा है मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए। और रीड ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा खतरा उनकी इस कंपनी नेटफ्लिक्स को था, और वो जो पहली वाली बड़ी कंपनी थी जायंट ब्लॉकबस्टर, उस कंपनी से नहीं था बल्कि एक और नई चीज़ से था, और वो था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। मतलब अब लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके मूवीज़ देखना पसंद करेंगे। ये चीज़ रीड ने सेंस कर ली थी, मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स में घर घर में इंटरनेट आ रहा था, कम से कम 10 में से एक घर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड आ गया था। तो रीड को समझ में आ गया कि अब जल्दी ही ये जो हम किराए पे लाके डीवीडी से पिक्चर देखते हैं, ये वाला बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और याद रखिए ये हम बात कर रहे हैं लेट 90s की, जब इंटरनेट ब्रॉडबैंड बहुत कम घरों में पहुंचा था, 10 में से एक। लेकिन रीड ने देख लिया था कि ये चीज़ जल्दी ही पूरी डीवीडी की बिज़नेस को खा जाएगी। तो अब रीड हेस्टिंग के पास दो काम थे। एक एंड पे तो उनको एक ऐसी टीम चाहिए थी जो फटाफट एक लॉजिस्टिक्स कंपनी अच्छे से चलाए, क्योंकि उनको डीवीडीज़ मेल करने होते थे, लोगों को भेजने होते थे। और साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि यही सेम कंपनी होगी जिसको अपना गियर बदल के तैयार होना होगा और एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की कंपनी बनानी होगी, वीडियो की स्क्रैच से, ज़ीरो से शुरुआत करनी होगी। जल्दी ही ये दोनों काम इस एक ही कंपनी को गियर शिफ्ट करके करने पड़ेंगे। रीड जानते थे कि ऐसे इंजीनियर्स को खोजना जो वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विस बनाएंगे वो बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के इंजीनियर्स अभी मार्केट में थे ही नहीं। तो रीड जानते थे कि इंजीनियर्स को लेकर आना जो इस कंपनी की शुरुआत करें जिसमें कि वो वीडियोस को स्ट्रीम करें, ऐसी कंपनी वो बनाना चाहते थे। ये वो जानते थे बहुत चैलेंजिंग जॉब है।
लेकिन रीड ने एक बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने सोचा कि उनको अपनी कंपनी में ऐसे ही कोई भी इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स चाहिए। और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर या फर्स्ट प्रिंसिपल सोचने वाले कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हर काम करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या इसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स वो हैं जो आंख बंद करके कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते ब्लाइंडली, या फिर कोई भी जो प्रोसेस हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, पहले से पक्की हैं, उनके थ्रू काम नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको तोड़ तोड़ के उसके बेसिक एजम्पशंस पर लेकर आते हैं। किस चीज़ पे वो प्रॉब्लम स्टिकी है, बिल्कुल उसको तोड़ तोड़ के उसके बेसिक यूनिट पे लाएंगे, फिर सवाल उठाएंगे क्या हम इन बेसिक यूनिट्स की बजाय किसी और तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, सोचेंगे, हर प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल ले जाके फिर सवाल करेंगे कि इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका भी होना चाहिए। तो जो मोस्ट बेसिक अजम्पशंस पे आप प्रॉब्लम को तोड़े हैं, अब आप उन अजम्पशंस को टेस्ट करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और आदतनवश जो हम काम करते हैं उसकी बजाय जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स हैं वो हमेशा ये सोचेंगे कि क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं अलग तरीके से कर सकते हैं। वो हर चीज़ में एक इनोवेशन का जैसा पार्ट होता है उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के माइंड्स थे जो रीड हेस्टिंग चाहते थे मेरी कंपनी में काम करें। और इस तरह के माइंड्स को अपनी कंपनी में लाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अलग चीज़ डेवलप की जिसका नाम उन्होंने रखा कल्चर डेक। जो ये नेटफ्लिक्स का कल्चर डेक है ये एक ऐसा लेजेंडरी डॉक्यूमेंट है जो ये सब चीज़ें बताता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स पे काम करने जाते हैं तो वहाँ आपको कैसा कल्चर मिलेगा, कौन से लोग हैं जिनको नेटफ्लिक्स हायर करना चाहता है, और क्या कल्चर है नेटफ्लिक्स का, क्या ख़ास चीज़ें हैं उसके बारे में। तो ये डॉक्यूमेंट एक लेजेंड बन गया। लेजेंड का मतलब एक जैसे बहुत पौराणिक कथा होती है जिसको सालों साल सुनाया जाता है। तो ये इतनी फेमस हुई कि एम्प्लॉयज़ के अलावा बाकी कंपनियों के लोग भी इसके बारे में बात करने लगे। ये जो कल्चर डेक है ये 100 स्लाइड्स का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में रीड खुद बोलते हैं ये कोई बहुत फैंसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत मार्केटिंग टीम ने इस पे काम किया होगा या बड़ा वो फैंसी सी चीज़ हो। ये बहुत सिंपल सा 100 स्लाइड्स का एक डॉक्यूमेंट है, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि क्या कल्चर है नेटफ्लिक्स का, क्या आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक्सपेक्ट करना होगा और कैसे लोगों को नेटफ्लिक्स हायर करना चाहता है। ये जो कल्चर डेक है ये एक्चुअली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट की तरह पहले शुरू हुआ था और इसके बारे में रीड हेस्टिंग कहते हैं कि पहले हमने इसको कैंडिडेट्स को भेजना शुरू किया जिनको हम हायर करना चाहते थे, जिसको जॉब पे रखना चाहते थे। तो ये सिंपल उन लोगों तक के लिए ये डॉक्यूमेंट शुरू किया गया था। तो ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट की तरह शुरू हुआ था ये जल्दी ही एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से शेयर करने लगे और देखते देखते इसके 10 मिलियन व्यूज़ हो गए स्लाइड शेयर पे, स्लाइड डॉक्यूमेंट के। इसमें 100 स्लाइड्स थी। तो ये बेसिकली बनाया तो शेयर करने के था इंटरनल कि जब किसी कैंडिडेट को हायर करना होगा तो उस कैंडिडेट को ये भेज देंगे चेक करने के लिए। बट धीरे धीरे इसकी इतनी शेयरिंग हुई कि 10 मिलियन लोगों ने इसको व्यू कर लिया स्लाइड शेयर पे। आज तक जो फाउंडर्स हैं वो लोग कल्चर डेक को पढ़ते हैं, रेफ़र करते हैं या देखते हैं जिससे कि वो लोग समझ सकें और कॉपी कर सकें नेटफ्लिक्स के कल्चर को। आज तक फाउंडर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें कुछ ये जो कल्चर डेक बना है ये बहुत स्पेशल है जब हम नेटफ्लिक्स के कल्चर की बात करते हैं तो। और साथ ही साथ कल्चर डेक एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है उन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो नेटफ्लिक्स के कल्चर में काम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो जॉब पे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करें। तो ये एक तरह से मैग्नेट का काम करता है उन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स को नेटफ्लिक्स के कल्चर में लाने के लिए या नेटफ्लिक्स में काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप कल्चर डेक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं रीड एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर आप कल्चर डेक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेटफ्लिक्स में कोई प्रॉपर वेकेशन पॉलिसी नहीं है। आपको जब वेकेशन चाहिए आप ले सकते हैं, रीड एक्सप्लेन करके बताते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे, और दिन में हमारी कोई 9 to 5 वर्किंग करने की कोई पॉलिसी नहीं है। लोग ऐसे काम करते हैं जैसे उनको ठीक लगता है। कल्चर डेक कंपनी की एक पारदर्शिता, उसकी ऑनेस्टी के बारे में भी आपको बताता है कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तरह से ट्रांसपेरेंट होना, साफ साफ बताना और सच्चाई से। एक और एग्जांपल है, जैसे नेटफ्लिक्स में एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है
कि आप अपने मैनेजर से पूछिए कि अगर मैं जाना चाहूँ यहाँ से जॉब छोड़ के तो आप कितनी मेहनत करोगे मुझे यहाँ रोक के रखने के लिए। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी में उनकी पोजीशन क्या है, कितने वो रिक्वायर्ड हैं, उनकी क्या स्टैंडिंग है, इसके बारे में एक साफ साफ आइडिया मिलता है जब वो अपने मैनेजर से इस तरह का सवाल पूछते हैं। तो इसको रीड कीपर टेस्ट बोलते हैं। ये एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए है कि तुम्हारी पोजीशन या स्टैंडिंग क्या है करंटली इस कंपनी में। रीड इस चीज़ से बचते हैं जहाँ पे आप दिखावे के लिए बोल देते हो बाकी कंपनियों की तरह कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमारी फैमिली की तरह हैं। रीड इस दिखावे वाली चीज़ से और बोलने वाली चीज़ से बिल्कुल दूर हटते हैं। अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो रीड कहते हैं हमारे यहाँ जो टीम मेंबर्स हैं वो स्पोर्ट्स टीम के मेंबर्स की तरह काम करते हैं, फैमिली की तरह नहीं। रीड कहते हैं कि अल्टीमेटली अब कंपनियों में देखो तो ये मैटर करता है कि क्या परफॉर्मेंस दिया आपने, कितना अच्छा काम किया। फैमिली की तरह नहीं होता जहाँ पे लोग अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बिना किसी कंडीशन के एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो हमारे यहाँ हम ये नहीं बोलते कि हम फैमिली हैं, हम ये बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स टीम के मेंबर्स की तरीके से हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ परफॉर्मेंस के बारे में है, काम के बारे में है, आपने कैसा काम किया। रीड एक्सप्लेन करते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं यहाँ पे हम इंटरनेट टेलीविज़न की दुनिया को बदल रहे हैं या इंटरनेट टेलीविज़न में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहिए, इनक्रेडिबल, मतलब बहुत ज़ोरदार परफॉर्मेंस चाहिए। इसीलिए हम कोई फैमिली की बात नहीं करते। साथ ही साथ रीड कहते हैं कि हम ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, जो सही फीडबैक है या जो आपको रिपोर्ट देना है हमें आपके बारे में वो एकदम सही देंगे, जिससे कि आप अपने आप को चेंज कर पाओ और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। ये जो डिफरेंस है स्पोर्ट्स टीम के मेंबर की तरह और फैमिली की तरह, रीड हॉफमैन कहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी एक पूरी बुक अलायंस इस चीज़ को डेडिकेट करके लिखी है। साथ ही साथ वो अपने मैनेजर्स को भी बोलते हैं कि तुम अपने टीम मेंबर्स को अपने साथी की तरह देखो, कि तुम सब लोग मिलके एक कॉमन मिशन गोल के लिए काम कर रहे हो। तुम सब कोई बहुत काम की चीज़ है, बहुत बड़ा मिशन है काम का, उसके लिए टुगेदर हो। फैमिली की बात मत करो, बिकॉज यहाँ पे हम फैमिली नहीं हैं। आज नेटफ्लिक्स का अगर हम कल्चर देखें तो वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स पूरी तरीके से भरे हुए हैं और वो एक एक जगह पे हैं। हर डिसीजन वो लोग लेते हैं। अब वो डिसीजन चाहे कौन सा कंटेंट है हमारा एंटरटेनमेंट का जिसको हमें नेटफ्लिक्स पर लाना है उस पे डिसीजन हो, या फिर कंपनी ट्रैवलिंग पे कितना पैसा स्पेंड करेगी, चाहे वो डिसीजन हो, हर डिसीजन परमिएट हो गया है उन लोगों से जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स हैं। रीड कहते हैं हम लोगों को बस ये बोलते हैं कि आप सोचो कंपनी के लिए क्या बेस्ट है, इससे ज़्यादा डायरेक्शंस हम लोगों को नहीं देते। आप कंपनी के लिए क्या बेस्ट है वो सोचिए, बस यही हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के माहौल में काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये ज़रूरत है कि उन्हें कोई बताए कि क्या करना है। तो ऐसे लोग हमारी कंपनी के लिए फिट मैच नहीं है, रीड कहते हैं, और हम साफ साफ उनको ये चीज़ बताते हैं। नेटफ्लिक्स का अगर हम कल्चर देखें तो वहाँ बहुत फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, खुद को बदलने वाले फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स हैं। और अगर आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स कितनी तेज़ी से ग्रो हुई है और कितने अनक्रेडिबल तरीके से उसने काम किया है, तो आपको पता चलेगा किसी और कंपनी ने इतनी तेज़ी से और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं की है जैसे नेटफ्लिक्स ने की है। नेटफ्लिक्स में एक ऐसा कल्चर बना है जहाँ पे लोग अडेप्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर्स हैं। और आप देखो कि नेटफ्लिक्स ने कैसे अपने आप को रीइन्वेंट किया है कि मिलियंस ऑफ डीवीडीज़ शिप करते थे, वहाँ से आज वो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी है एंटरटेनमेंट कंटेंट की। ये लोग फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी मूवीज़ जो हैं वो प्रीमियर करते हैं। साथ ही साथ इतना एंटरटेनमेंट का पूरा कंटेंट है, स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी है। और देखा जाए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा री इन्वेंशन किया है। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से बदला है। और ये नहीं होता अगर नेटफ्लिक्स का ये स्पेशल कल्चर नहीं होता। तो आज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट बनाती है। लेकिन अगर रीड से पूछें और बोलें कि अगर आप अपनी पुरानी कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या ऐसा कह सकते थे कि वो भी ऐसे रीइन्वेंट कर जाती, तो रीड कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है प्योर सॉफ्टवेयर इस तरह का कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें वो कल्चर नहीं था जो कल्चर हमने नेटफ्लिक्स में शुरू से डाला। और रीड कहते हैं प्योर का जो कल्चर था वो प्रोसेस बेस्ड था, वहाँ उस तरीके से चीज़ें होती थी। और जबकि नेटफ्लिक्स का जो कल्चर है वो स्केल के लिए बना है, ग्रोथ के लिए बना है। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स इवॉल्व होगी एज ए कंपनी, उसका कल्चर भी उसी तरीके से इवॉल्व होगा। रीड कहते हैं हम कॉन्स्टेंटली बार बार लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि तुम्हें इस कल्चर को ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, बचा के नहीं रखना,
वरना कल्चर दब जाएगा, मर जाएगा। आपको उसे ग्रो करते रहना है। लीड कहते हैं हमारी कंपनी ऐसी है जहां हर कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हाँ ये कल्चर डेक है, बस इसको प्रिजर्व कर दो, ख़त्म कर दो। यहाँ हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, बता रहा है कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे और इवॉल्व कर सकते हैं अपनी कंपनी को। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग है, जो ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, लाइव डॉक्यूमेंट है हमारा कल्चर डेक। ये कोई डेड प्रिजर्व करने वाली चीज़ नहीं है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्केल अप की नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।